नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर, जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 11 दिसंबर को जयपुर के 5 स्टार होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। कुल 6 बार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकियां मेल के जरिए भेजी गई है। फिलहाल जांच जारी है। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और यह मामला लगातार देखा जा रहा है। सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 11 दिसंबर को जयपुर के 5 स्टार होटल को धमकी मिली थी। कुल 6 बार हाईकोर्ट को धमकी मिल चुकी है। मेल के जरिए धमकियां भेजी जा रही है। जांच लगातार जारी है। गहन जांच की जा रही है कि आखिर बार बार ऐसी धमकी मिलने का वजह क्या बताई जा रही है। जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सर्च अभियान शुरू किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद 11 दिसंबर को जयपुर के 5 स्टार होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 6 बार हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार मेल के जरिए ये धमकी भेजी जा रही है। जांच की जा रही है आखिर बार बार इस तरह की धमकियां क्यों दी जा रही है, इसकी वजह क्या है। फिलहाल ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज इथोपिया जाएंगे। ये यात्रा इथोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के निमंत्रण पर हो रही है। मंगलवार से शुरू हो रही ये राजकीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की इथोपिया की पहली यात्रा होगी, जो भारत इथोपिया संबंध के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अबी अहमद के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी। ये यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अबी अहमद के बीच द्विपक्षीय संबंधों के जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत होगी और इसमें राजनीतिक सहयोग, विकास कार्यों में साझेदारी, व्यापार, निवेश और दोनों देशों के लोगों के बीचों के संबंध को मजबूत करने जैसे विषय शामिल होंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदार होने के नाते दोनों नेताओं से आपसी दोस्ती को और भी मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में जोरों पर है। शहर में स्वागत पोस्टर, होर्डिंग्स और भारतीय झंडे लगाए गए हैं। साल 2011 के बाद ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इथोपिया की यात्रा पर जा रहा है, जिससे वहां खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जहां अक्षरधाम, आनंद विहार, इंडिया गेट और आईटीओ समेत पूरे शहर पर जहरीले धुएं और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में AQI 410 दर्ज किया गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जबकि इंडिया गेट के आसपास AQI 380 रहा, जो बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। आईटीओ इलाके में भी हालात बेहद ही चिंताजनक है, जहां AQI 401 दर्ज किया गया है। बढ़ते वायु प्रदूषण और बिगड़ती स्थिति को देखते हुए CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 4 के तहत सभी सख्त कदम लागू कर दिए हैं। जहरीले धुंध के कारण दृश्यता कम हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलने और स्वास्थ्य से जुड़ी सावधानियां बरतने की अपील की है। राजधानी में फिलहाल प्रदूषण से राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। और मैक्सिको से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल मैक्सिको में टोलुका एयरपोर्ट के पास एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आकापुल्को से आ रही ये छोटा विमान सेंट मार्टियो एंटिको में एक फुटबॉल मैदान पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेटल बिल्डिंग की छत से टकरा गया। इससे भीषण आग लग गई। प्लेन में सवार कुल 10 लोगों में से 7 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 शव अभी तक नहीं मिले हैं। यह हादसा टोलुका एयरपोर्ट से करीबन 3 मील दूर हुआ, जो मैक्सिको सिटी से लगभग 31 मील पश्चिम में स्थित है।
आग लगने के बाद इंडस्ट्रियल इलाके से करीबन 130 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मैक्सिको के फेडरल सिविल एविएशन एजेंसी राज्य के वकीलों के साथ मिलकर इस हादसे की जांच करेगी। ये दुर्घटना हाल ही में जुलाई में मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट पर टली एक बड़ी विमान दुर्घटना के बाद सामने आया है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और आज विपक्षी नेताओं ने महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने मनरेगा के नाम बदलने के प्रस्ताव के खिलाफ संसद परिसर में आवाज उठाई है। नेताओं का कहना है कि इस योजना का नाम बदलना इसके मूल उद्देश्य और गरीबों के हितों के साथ समझौता करने जैसा है। प्रदर्शन के दौरान सांसदों ने जोरदार नारेबाजी भी की। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, घटनास्थल पर स्थिति पर नियंत्रण रखा। इस विरोध प्रदर्शन से संसद सत्र में हलचल और राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। और गुरुग्राम के हरियाणा से खबर है, बता दें कि गुर्जर इलाके में आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां तुरंत पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास अभी भी जारी है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हताहत होने की जानकारी भी सामने नहीं आई है। प्रशासन और फायर ऑफिसर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी गई है। दमकल विभाग आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। और इसके साथ ही ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां तस्वीर देखकर आप इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आग फैली और किस तरह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जम्मू और कश्मीर से ताजा खबर है, कश्मीर डिवीजन में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू और कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने आज सुबह कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक आतंकी मामले की जांच के तहत की गई है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सख्ती बरती। तलाशी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। फिलहाल जांच जारी है और अभी तक किसी के गिरफ्तारी होने की खबर सामने नहीं आई है। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने, सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करने की अपील की है। और इसके साथ ही तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर में किस तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है वो सामने आया है। अभी तक कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन डिवीजन में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान लगातार चल रही है। और कश्मीर से दूसरी खबर है, शीतलहर का प्रकोप है, यानी लगातार ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और घाटी में सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। डल झील की ताजा तस्वीर में झील का शांत पानी घनी सुबह की धुंध से ढका नजर आ रहा है, जो सर्द मौसम की तीव्रता को साफ तौर पर दिखाता है। ठंड के कारण लोगों को रोजमर्रा की गतिविधियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह भी दी है। और गोवा के अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुई भीषण आग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के पीछे कथित तौर पर क्लब के मालिक लूथरा भाई गौरव और सौरभ का नाम सामने आया है। आज दोनों भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट किया जा रहा है। उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पुलिस रिमांड की कार्रवाई करेगी। इसके बाद दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये कदम न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और जांच दोनों को कड़ा बनाया गया है। पुलिस और प्रशासन सभी पहलुओं से जांच कर रही है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को नई एफआईआर की कॉपी पाने का अधिकार नहीं दिया है,
जो दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफिस विंग के द्वारा दर्ज की गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ईडी अपनी जांच आगे जारी रख सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्टेज पर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये केस सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दायर प्राइवेट शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर। फैसला सुनाने के बाद अदालत ने प्रक्रिया और जांच की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर जोर दिया। अब ईडी को मामले की अगली जांच पूरी करने और रिपोर्ट पेश करने का मौका मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर है, जहां पेट्टा बोडकेल गांव, जो कि पहले नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब सुरक्षा और विकास की ओर आगे से बढ़ रहा है। ये एक नया सीआरपीएफ कैंप बनाया गया है, जिसके इलाके में सुरक्षा बढ़ चली है। इस कैंप की वजह से गांव वालों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा भी मिलने लगी है। इसके अलावा अन्य सरकारी और सामाजिक सुविधाओं का लाभ भी ग्रामीणों को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें अपने गांव में रहने में पहले से अधिक सुरक्षित महसूस हो रहा है। प्रशासन और सुरक्षा बल गांव के विकास और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में सुबह सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। हमलावरों ने गोली मारकर दो भाइयों की जान ले ली। इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे की मौत अस्पताल ले जाने के बाद हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को किस रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें भी घोषित कर दी है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार की सुबह करीबन 1:40 पर जाफराबाद इलाके में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर एक शख्स मृत मिला, जिसकी पहचान फजील के रूप में हुई। वो जाफराबाद की गली नंबर 30/8 का रहने वाला था। वहीं फजील के भाई नदीम को परिवार वाले जेपीसी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जाफराबाद पुलिस ने बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। हमारी दोपहर हमारी एक फुप्पो का लड़का असद, बाप का नाम बाबुद्दीन, उसने मेरे को फोन किया था कि अपने भाइयों को समझा लो, मेरे से तेज चल रहे हैं, मैं इन्हें मार दूंगा। हम इसके घर पहुंचे थे, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। उसकी अम्मी, उसके दोनों भाई, उसके बाप, ये तीनों भाई वहाँ थे। और वहाँ उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी मसला है सोल्ड आउट हो गया। लेकिन उसने हमें तभी कहा था कि किसी को रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो हमारे फ़ोन पे बात की, जो भी बात वहाँ हुई है उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग है वो सारी। और किसको भेजी उसने, इनके पीछे कौन है, ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अभी जो मारने में था असद का पूरा हाथ था, असद ही था यहाँ पे मौके पे। झगड़ा किसी बात को लेके नहीं था। पहले वो भाई के साथ ही रहता था, छोटे वाले नदीम की गाड़ी वही चलाता था पहले। नदीम जो है वो 85% डिसेबल है, वो चल नहीं पाता। उससे इसकी कोई आपस की छेड़बाजी है कि भाई मैं ज़्यादा बड़ा बदमाश बन गया हूँ, अब आप मुझसे दूर रहो, इस बात को लेके। और वैसी कोई दुश्मनी नहीं थी ना, आज तक हमारी उससे कभी तू में हुई। सगी फुप्पो का लड़का है मेरा, माँ का नाम अनीसा है, उसके बाप का नाम बाबुद्दीन है। ये मिर्जा वाली गली में यहीं रहता है पीछे। ये 4-5 लोग थे जी साथ में सब। देखो जी, मैं मौके पे था नहीं, अभी सब जानकारी मिल रही है। जब मैं भाई को उठा के लेके जा रहा था अपने भाई में, उसमें सांस थी। जब वो असद असद इतना बोला वो मेरे से, बस उसके बाद वो हॉस्पिटल में। अभी उसके बारे में विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर देश के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित थे। रक्षा और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया। विजय दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध में
भारत की ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश के निर्माण की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्र ने अपने सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान को कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आगरा से दिल्ली जा रहे 10 वाहनों के बीच भीषण टक्कर होने के बाद हड़कंप मच गया। मंगलवार रात को हुए उस हादसे में 7 बसें और 3 कार आपस में टकरा गई। जानकारी के अनुसार 4 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, वहीं करीबन 25 जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा जिले में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। इधर एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे माइलस्टोन 127 पर हादसा हुआ है। इसका कारण कम विजिबिलिटी थी। 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। इसके कारण सभी गाड़ियों में आग लग गई। बचाव अभियान लगभग पूरा हो गया है और अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है। उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है और सरकारी वाहनों के माध्यम से जो अन्य यहाँ पे उपस्थित लोग हैं उनको अपने गंतव्यों तक भिजवाया जा रहा है। क्योंकि ये रोड पे पूरा ब्लॉकेज हो गया है तो पीछे से डाइवर्जन भी करा दिया गया है और शीघ्र ही यहाँ से ये जो बसेस है इन सबको भी हटवा दिया जाएगा। ये और बड़ी खबर जयपुर से विधायक निधि कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विधायक रितु बनावत और ऋषि बंसल को प्रेस वार्ता उन्होंने की। प्रेस वार्ता के बाद विधायक ने स्पीकर से अपील की, कहा कि आप पूरा वीडियो मंगवा कर देखिए। अगर मैं गलत हूं तो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अखबार गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पूरे विधायक निधि कोष की जांच करा ले। बड़ी खबर जयपुर से बता दें कि विधायक वीडियो लीक मामले में अब बड़ी अपडेट सामने आई है। विधायक का ऑडियो लीक हुआ था और इस मामले में अब उन्होंने स्पीकर से इस पूरे मामले पर जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश रची है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर से उन्होंने अनुरोध किया है, कहा है कि आप पूरा वीडियो पहले मंगवा कर देखें। अगर मैं गलत हूं तो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं सही हूं तो जिन्होंने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पूरे विधायक निधि कोष की जांच करा ले। बता दें आपको कि विधायक रितु बनावत का एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग विधायक ने स्पीकर से की है। कहा है कि अगर मेरे खिलाफ गलत खबर छपी है तो अखबार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आज जयपुर जाएंगे। मुंबई से जयपुर के लिए रवाना होंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट से दोपहर 12:55 पर पिंक सिटी जयपुर पहुंचेंगे। पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर भी साथ रहेगी। तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज पिंक सिटी जयपुर जाने वाले हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से 12:55 पर जयपुर पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर भी साथ रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।